so long. We've been waiting for this time to. रिसेंटली हमारे अभी आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का रिजल्ट आया था, जिसमें मेरा 10th रैंक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेज़, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड माई फैमिली एंड एवरीवन। सो बेसिकली इसमें एंटायर होता है, आपका पहले एग्जाम भी अच्छा जाना चाहिए, आपको जीके अच्छे समझ में आनी चाहिए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्सपेक्टिव में, जैसे मुझे बहुत था कि यार नहीं केमिस्ट्री भी अच्छे से आती है, जीके थोड़ी कम भी आएगी तब भी चलेगा, बट ऐसा नहीं है। स्कोरिंग है जीके, और जितने भी जो एस्पिरेंट्स बैठे हैं, ठीक है, एग्जाम देने के लिए, उन सबकी ही देखो सबने नेट जीआरएफ निकाला है, ठीक है, क्योंकि नेट तो अपनी एलिजिबिलिटी है, तो सबकी ही केमिस्ट्री अच्छी ही है, किसी की थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम, बस ऐसे। बट अगर आप एग्जाम को देखोगे तो वो इतना टफ एग्जाम नहीं है केमिस्ट्री परस्पेक्टिव में, अगर आप देखोगे, जबकि वो बहुत ब्रॉड उसको सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। तो नेट का सिलेबस इंटायरली डिफरेंट है, आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना है तो इसका सिलेबस बहुत डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे, मेरा जो इंटरव्यू गया है उसकी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या था पूछा, और ऐसे बीच में काफ़ी बिजी थी तो अभी वीडियो बना रही हूँ, सॉरी। एंड सेकंड हम उसकी बात करेंगे मैंने इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर किया था, बिकॉज इंटरव्यू के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है। एंड थर्ड, इंटरव्यू के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ओवरऑल क्या प्रोटोकॉल्स रहते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू मेरा हुआ था आई थिंक 9th ऑफ मार्च, होली के बाद था, तो हाँ 9th ऑफ मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ था। पहली चीज़ जो मुझे भी डाउट था कि साड़ी पहनी या नहीं, साड़ी पहननी चाहिए फॉर गर्ल्स स्पेशली। बॉयज़ में यूजली बॉयज़ ने शर्ट एंड पैंट पहना हुआ था, फॉर्मल सब लोग आए थे, ये मैंने देखा था। सूट में बहुत कम गर्ल्स थी, साड़ी में थोड़ा एक प्रोफेशनल टाइप का से थोड़ा अच्छा लुक भी आता है, तो साड़ी को थोड़ा सा अच्छे से करके जाना। सेकेंड, इंटरव्यू बायलैंग्वेज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करना है या हिंदी में। वहाँ पे जो बैठे आप इमेजिन करो, देखो एक तो आरपीसी मेंबर्स हैं, बाकी प्रोफेसर्स हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ एंड अच्छी कॉलेजेस के, तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में बात करते हैं। आप भी जैसा उन्होंने बोला है वैसा आप आंसर कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रेफरेंस नहीं है कि इंग्लिश में देना है या हिंदी में, ठीक है, वो वहाँ पे मिक्स ही चलता है। ओके। थर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, एक देखो इंटरव्यू जब आपका कॉल आता है उसके पहले एक डेफ हमको सबमिट करना होता है। सो हम बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, वहाँ आरपीएस में सबमिट हमें जाकर भी कर सकते हैं। डेफ का मतलब होता है डिटेल्ड फॉर्म, डिटेल एडिशनल फॉर्म, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है कि कब से कब तक आपने पास किया है, 10th है, जो भी एक्सटर्नल आपके एक्स्ट्रा आपके एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारा कुछ लगाना है। कोई रिजर्वेशन का वो सर्टिफिकेट है, वो सारा कुछ उसमें लगा के फोटोकॉपी एंड सेल्फ असिस्टेड करके आप पोस्ट कर देते हो। वो एडिशनल फॉर्म आपको उसमें मिलता है, साइट में मिल जाएगा, ठीक है, आरपी से एडिशनल फॉर्म। सेकंड, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको एक तो अपना फॉर्म जो हमारा भरा हुआ होता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो लेके जाना है। डैफ, अगर डैफ में कुछ मिसिंग, आपने पहले जो सबमिट किया था उसमें कुछ मिसिंग है, तो आप एज अ फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, बिकॉज ओरिजिनल वहाँ पे देखते हैं, तो आप लेके जा सकते हो इंटरव्यू के टाइम पे, वो तब भी आपका रेक्टिफाई कर लेंगे, और आप उसको फोटो कॉपी दे दो, वो उसी डैफ के अंदर अटैच कर देंगे। एंड डैफ के अंदर आपको एक गजेटेड ऑफिसर का शायद नहीं, गजेटेड ऑफिसर नहीं, अपने नेबर में किसी दो का साइन लगाना होता है। एंड हाँ, शायद एक गजेटेड ऑफिसर का भी वहाँ पे साइन लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन का भी थोड़ा सा वो होता है ना, तो वो सारा आप करके, वो तो आपका कुछ नहीं, वो जो बोल रहे हैं वैसा वैसा भर दो, और कुछ रह भी गया है तो इंटरव्यू के टाइम पे भी आप दे सकते हो। इंटरव्यू का हमको बुलाया था, इंटरव्यू 2 बैच में हुआ था, 9 to 1 एंड शायद 2 to 5 और 6 समथिंग। तो जो मॉर्निंग वाले बैच के थे उनके 1-1.5 बजे तक सबका कंप्लीट कर दिया था। जाते ही हम लोग का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे चेक हुए थे, और उन्होंने पूछा था कि इसमें कोई फोटो कॉपी मिसिंग है हमारे डैफ के अंदर, तो आप उनको दे सकते हो उस टाइम पर। तो हम लोग सब एक साथ बैठे हुए थे, हम लोग मॉर्निंग बैच में अराउंड थे 11-12 जने थे मॉर्निंग बैच में। तो जिस टाइम हमारा डॉक्यूमेंट भी चल रहा था उस टाइम वो लोग कॉल भी करे थे फॉर इंटरव्यू, जिससे वो लोग आ गए थे 10 साढ़े 10 तक आ गए थे, तो इस इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, है ना। और वहाँ पे लाइव भी होता है, फोटो एंड आधार कार्ड वगैरह, जो लाइव फोटो जिसे करवाते हैं वो भी किया था इंटरव्यू से पहले। देन ठीक है, फिर मैं ये सब तो सारा क्लियर है आपको कि सारे अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए। और हाँ, अभी अब हम जाते हैं, हमारा सारा बैग जो भी हमारे लेके आए वो नीचे ही आते से ही मतलब बाहर रखवा देते हैं, तो ऐसा कुछ आप ज़्यादा भर के ना लाओ, खाली डॉक्यूमेंट्स अलाउड करते हैं, और डॉक्यूमेंट का जो फाइल है बस वही, और फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग पानी वगैरह सब वहाँ पे होता है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हो, बिकॉज इंटरव्यू का आपको नहीं पता, आप 9 बजे आए हो, आपका 1 बजे लास्ट इंटरव्यू हो, तो आप एक चॉकलेट या समथिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स के ही फाइल में रख सकते हो, सो दैट इंटरव्यू से पहले आप थोड़ा मीठा मुँह कर लो। मैंने किया था, मतलब ठीक है, आप भी कर सकते हो। ओके। तो जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया तो इधर एक जैसे रूम है, तो हम लोग उसके बाहर 2 जने बैठे थे, एक वो जिसका जस्ट बाद में अभी इंटरव्यू था, एक का चल रहा है, और उसके बाद अगर मेरा है, तो ऐसे 2 वो लोग वेटिंग में रखते हैं।
और साइड में RS के इंटरव्यू भी चल रहे थे, तो उनका अलग रूम था। एनीवेज, मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बताती हूँ। तो मैं गई थी, मेरा अराउंड इंटरव्यू हुआ था 12:30 to 1। देन अंदर जाके पहले उन्होंने बैठने के लिए कहा, मैंने कहा था मैं कम इन, एंड वहाँ पे 3 बैठे थे, 2 मेल प्रोफेसर्स एंड इस साइड अ फीमेल प्रोफेसर। देन मैं बैठी थी, फिर उन्होंने कहा था कि आप अभी मतलब वैकेंसी तो 2023 की है, 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ है, अभी 26 है, 4 साल से आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया कि 24 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। देन आई स्टार्टेड माई PhD। ये अपने 2 साल मुझे IIT दिल्ली से PhD करते हुए हो गए, इसलिए आई एम डूइंग, एंड बड़ी अच्छा PhD करना चली गए। फिर उन्होंने कहा था MSc कब हुआ था लास्ट, तो बताया 2022 में मेरा MSc हो गया था, उसी टाइम मेरा गेट एंड JRF में और इंडियन। अच्छा, मैं अपने आंसर्स में वो चीज़ बोल रही थी जिससे मेरा क्वालिटीज़ हाईलाइट हो, बिकॉज देखो इंटरव्यू आपका 15 से 20 मिनट ही, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा फॉर श्योर। आपको उस 15 से 20 मिनट में अपना बेस्ट आंसर देना है, ऐसी चीज़ अपने बारे में बतानी, बिकॉज दे डोंट नो यू, राइट। उन्होंने आपका सिर्फ प्रोफाइल देखा, उनके पास एक छोटा सा नोटिस आता है, वो वहीं पे लिख लेते हैं, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वहीं पे वो लोग लिखते हैं कि इसने MSc इस पे किया था शॉर्ट में, अभी ये करिए, बस 3-4 लाइन का आपका एक हल्का सा ब्रीफ, वो उन तक जाता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, ये बस हल्का सा एक ब्रीफ, एक बैकग्राउंड, बाकी जो आप बोलोगे उनको पता चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब ऑल इंडिया रैंक वगैरह मेंशन करना है, ऐसा कुछ था नहीं, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, अपने आंसर में ही मेंशन करती हूँ। तो जब उन्होंने कहा था कि 2022 में आपका MSc हुआ, अभी PhD 2024 में, हाँ कि अभी 2026 हो रहा है, इस बीच आपने 4 साल में क्या किया, हाँ उन्होंने ये कहा था। तो मैंने कहा सर 2022 में जब मेरा MSc हुआ था, दैट टाइम आई गॉट दी all India rank in JRF and GATE, so I have a lot of opportunities for the job, and for me job is more important than doing PhD or research. So उस टाइम मैंने इंटरव्यू प्रिपेयर किया था अपने बाग साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, एंड मीन वाइल आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग ऑल्सो एंड शेयरिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाइक राइट नाउ। सो तब वो किया था, फिर 2023 में वैकेंसी आई थी, 24 तक, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year just in this exam only. Then 24 just after the exam I went to PhD from IIT Delhi. So abhi right now I'm pursuing my 2 years of IIT Delhi PhD. They were like okay आपका रिसर्च फील्ड क्या है, तो मैंने बताया वाटर स्प्लिटिंग। तो लाइक कि क्या, सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई अच्छी नॉलेज है अपने रिसर्च, जैसे आप PhD कर रहे हो और आपको साइड नॉलेज भी है, जैसे इंडिया में क्या चल रहा है उस रिगार्डिंग या कोई भी न्यूज़, तो अब उसको ऐड करते हुए अपना आंसर दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, उनको लगेगा नहीं रिसर्च के अलावा भी थोड़ा है कि अच्छा ठीक है, हाँ मतलब थोड़ा अपडेटेड है। तो मैंने आंसर में बोला था कि सर जैसे हमारी अभी इंडिया में पॉलिसी आई है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर 2022 के अंदर, तो उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकैटालिसिस से प्रोड्यूस करने पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो मेरा बेसिकली उसी पे ही रिसर्च है, तो मैंने उसको ऐड करते हुए बताया था। बोले अच्छा ठीक है, मैंने ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, तो मैंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन जो हमारे MNRI दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो मैंने बताया कि 1 किलो हाइड्रोजन के लिए हम 1 से 2 किलो ही पूरे वेल टू गेट एमिशन में CO2 इतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन का नाम दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपका मेन किस चीज़ पे काम है, तो मैंने कहा था मेरा कैटलिस्ट पे, हम मटेरियल्स पे काम करते हैं। तो ले कैटलिस्ट क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने जनरल डेफिनेशन कर दी, जो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे और जिससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकती है। तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक कैटलिस्ट की रिएक्शन तो वही होनी है, तो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऐसा क्या हो जाता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो मैंने उनको एग्जांपल दिया, जैसे ये मेटल सरफेस है, लेट से हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन अपनी 2 गैसेस हैं, अगर वो दोनों को कोलाइड करके HBr बनना है, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है बिकॉज दिस नीड्स टू बी अ परफेक्ट कोलिजन, ठीक है। बट अगर हम ऐसा सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एब्जॉर्ब हो सकते हैं एंड दे कैन फॉर्म अ बॉन्ड, और फिर ये HBr निकल सकता है, तो द पाथवे हैज़ गॉन बी चेंज, इसलिए हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो दे वर सेटिस्फाइड। तो जिस टाइम मैं इधर आंसर दे रही थी तो मैम बस लाइक नोडिंग कि हाँ ठीक है, आंसर तो ठीक है, आंसर तो ठीक था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि कितनी एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकता है, तो मैंने कहा था कि ऐसा कुछ वो नहीं है, इट्स अ रिलेटिव टर्म, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, हम एफिशिएंसी अलग चीज़ होती है, एक रेट ऑफ रिएक्शन अलग है, ठीक है। उन्होंने कहा था कितनी ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो वो आई डोंट नो, आई मीन आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट फॉर मी आई थिंक वो रिलेटिव है, आप किसी के पर्सपेक्टिव में बोल सकते हो, ऐसा कोई आइडियल नंबर नहीं है कि कैटलिस्ट मैक्सिमम इतनी बढ़ा सकता है। आई थिंक मैंने कभी नहीं पढ़ा है, आई वॉज नॉट श्योर।
तो मैंने यही कहा था सर इन माई नॉलेज देयर इज़ नो नंबर, एफिशिएंसी का होता है और अपने टर्नओवर फ्रीक्वेंसी वो सब आप कैलकुलेट करते हो, जैसे शायद वो कैटालिटिक एफिशिएंसी का पूछ रहे थे मुझसे, बट आई डोंट नो वो मुझसे ऐसे कुछ पूछ रहे थे कि कितनी एफिशिएंसी से वो बढ़ा सकता है। तो मैंने यही मेरा आंसर दिया था कि इन माई नॉलेज अभी तक मुझे ऐसे कोई नंबर पर्टिकुलर नहीं पता है, बट हम रिलेटिवली बढ़ाते हैं एंड इट कुड बी एनी नंबर, 2 टाइम्स 5 टाइम्स, दैट डिपेंड्स कि आपने कितना पाथवे क्या चेंज किया है। एनीवेज देन एक्चुअली इस चीज़ पे मैम का नोडिंग थोड़ा मेरे एग्रीमेंट में ही था, तो आई वाज लाइक ओके मैंने आंसर आई थिंक ठीक दिया है, ठीक है। फिर मैम ने मुझसे पूछा था रिगार्डिंग हाँ कैटलिस्ट का ही पूछा था। फिर मैंने कहा था आप फिजिकल बैकग्राउंड से तो आपसे फिजिकल के ही क्वेश्चन पूछूं, तो मैंने कहा था नहीं मैम आपको जैसा ठीक लगता है। तो मैम ने फिर मुझसे कहा था इसमें हाँ राउल्स लॉ कि पॉजिटिव राउल्स लॉ क्या होता है, तो मैंने बताया इंटरेक्शन वाला वो जो भी अपना होता है गैसेस का आइडल इंटरेक्शन नॉन आइडल इंटरेक्शंस, बोले पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन बताया था, बोले ठीक है ठीक है। फिर एग्जांपल तो एग्जांपल बता दिए थे। फिर उन्होंने कहा था कि हाँ अगर कोई रिएक्शन है उसका टेम्परेचर और एंट्रोपी, हाँ डेल्टा जी क्या होता है, तो मैंने गिब्स फ्री एनर्जी का बताया था, फ्री एनर्जी होती है जिस चीज़ को आप वर्क में यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम ये जो वर्क डन होता है मैक्सिमम वर्क को रिलेट करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फ़र्क है, तो बताया स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बोले कि अगर अच्छा ठीक है किसी रिएक्शन का टेम्परेचर एंड एंट्रोपी अगर दे रखा है तो हम उससे कैसे मतलब सोच सकते हैं कि कैसी रिएक्शन जाएगी। तो मैंने कहा मैम क्योंकि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड एंट्रोपी अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ये स्पॉन्टेनियस है, हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी और भी बैरियर्स आते हैं काइनेटिक बैरियर्स, बट थर्मोडायनेमिकली ऐसे ठीक है। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद सर ने मुझसे पूछा था कि कुछ बैरियर्स की यही बात चल रही थी, तो उसने बोला कि डिफ्यूजन बैरियर क्या होता है। अब बिकॉज आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल बैकग्राउंड, तो डिफ्यूजन बैरियर वो होता है कि किसी सरफेस के ऊपर लेट्स से बबलिंग आ रखी है, तो अगर किसी वजह से हमारा जो रिएक्टेंट है, बिकॉज काइनेटिक्स बहुत फास्ट है कैटलिस्ट की, वो उसके पास नहीं आ पा रहा है तो उसको हिंड्रेंस फील होती है, वो होता है डिफ्यूजन बैरियर। तो मैंने वो मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च ओरिएंटेड था क्वेश्चन, बट थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव में कि आप कैसे अपनी रिसर्च को देख रहे हो। फिर ठीक है हम उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है और कैसे कैसे काम चल रहा है, तो मैंने कहा सर कैटलिस्ट पे ही है अभी 3 प्रोजेक्ट्स। हाँ बोले कि आप कैसे मैनेज करोगे, तो मैंने कहा था सर हमारे लैब में ऐसा होता है कि हम लोग को 5 प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑप्शन चाहिए होता है, तो मैंने 3 प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट काम किया है, 2 का बाकी है, और आई डू द पार्ट टाइम 1 कि पार्ट टाइम करके मैं बाकी के अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। मोस्टली मैंने काम किया है मतलब, तो इतनी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो फिर ठीक है। फिर उसके बाद मैम ने मुझसे कुछ पूछा था, हाँ फिर मैम ने कहा था अच्छा ठीक है पढ़ाने के लिए कहा था, तो मैं गई। हाँ मैम ने कहा था व्हाट इज़ बफर, तो मैंने बफर का बताया था कि जो पीएच रेजिस्टेंस और ऐसे ऐसे होता है। बोली कि अच्छा ठीक है बोर्ड पे जाके बफर क्या होता है, बफर का विद एग्जाम्पल समझा दो। तो मैंने एसिडिक बफर का समझाया था, और मैंने ये भी बताया था कि कॉमन एन इफेक्ट की वजह से वो वापस से पीछे आ जाता है, लाइक जैसे CH3 Na का ही मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें NaOH स्ट्रॉन्ग बेस डाला था थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में, देन एसिडिक एसिड, ठीक है एसिडिक एसिड प्लस NaOH, तो उससे वो बफर बना। देन बफर से क्या होता है कि अगर अब हमने NaOH डाला भी तो वो वापस से एसिडिक एसिड ही ज़्यादा बन रहा है, और जिसका अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट थोड़ा कम होता है, तो इट्स दैट्स हाउ पीएच रेजिस्टेंस होता है। तो मैंने बोर्ड पे अच्छे से डेफिनेशन वगैरह लिख के सारा बताया था। तो बड़ा अच्छा ठीक है बैठ जाओ। फिर उन्होंने मुझसे ऑर्गेनिक का पूछा था। ऑर्गेनिक में उन्होंने मुझसे कहा था, पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और वो सब बात हुई थी तो बताया था। फिर उन्होंने कहा था, जो मुझे आंसर नहीं आया था उस टाइम पे, उन्होंने कहा था जो E और Z होते हैं। मैंने कहा हाँ। बोले कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने कहा मैम आई प्रेफर टू टेक अ मिनट टू थिंक। बोले हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़, बट मुझे बिल्कुल याद नहीं था क्योंकि मैंने कभी फुल फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया, बट मुझे हल्का हल्का ध्यान है कि कुछ अलग सा ऐसे नाम तो होता है। तो मैंने कहा मैम आई ओनली नो द एग्जाम्पल्स। बोले हाँ हाँ आई नो यू नो द एग्जाम्पल्स, बट आई वांट टू नो अबाउट द फुल फॉर्म, कि बहुत बेसिक है बुक्स वगैरह में होता है। मैंने कहा हाँ मैम होता तो है, पढ़ा है, अभी बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो बोला अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू सारे आंसर भी नहीं दे रहा हूँ, बट हाँ ये जान के नहीं मैंने ऐसे किया था, मुझे सच में नहीं आता था उस टाइम पे। तो ठीक है एटलीस्ट मेरा बेसिक के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वाला आंसर मैंने नहीं दिया था। बाकी फिर RPC मेंबर जो बीच में बैठे थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कैसे, मैं सपोज करो आपकी पोस्टिंग हो जाती बांसवाड़ा, अच्छा ठीक है बांसवाड़ा कहाँ पर है, मैंने कहा सर साउथ राजस्थान। तो उन्होंने कहा था कि कैसे मतलब मैनेज करोगे अपना PhD एंड ये कैसे करोगे। तो मैंने कहा था सर वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वुमेन को उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिले,
तो वैसे वैसे तो मिलना तो चाहिए, बट फिर भी अगर मुझे इनकेस बांसवाड़ा भी मिलता है तो जॉब तो इम्पॉर्टेंट है ही। वैसे ही मैंने आपको बताया था मैंने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, तो मैं जितना हो सकता है अपना काम वहीं पर रह के करूँगी, पेपर राइटिंग वगैरह। जब मेरा कभी छुट्टी समर वेकेशन या ऐसा कुछ होगा तो आई प्रेफर टू गो टू माई इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क। बोला अच्छा सर ठीक है। तो मोस्टली मेरा ऐसा था, अब कुछ क्वेश्चंस में अगर भूल भी गई हो तो मुझे याद नहीं, बट हाँ मोस्टली बहुत कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे। इट जस्ट कि वो देखो आपसे बस बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू का भी कोई इतना हार्ड नहीं होता है, जो है अब जैसा है आप उनको बता सकते हो। अगर आपका कोई टॉपिक प्रिपेयर्ड है और आपको उन्होंने जो बोला है आपको वो टॉपिक नहीं आता है, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया, आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन टीचिंग दिस टॉपिक, या फिर जैसा भी है। आप देखो किसी किसी से वो बोल रहे थे कि आपने क्या टॉपिक प्रिपेयर किया है, आपकी जैसे मुझसे तो नहीं बोला, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और मेरी फ्रेंड है किरण, उसका रैंक 13 आया था सेम एग्जाम, तो उसका मैंने उससे पूछा था कि कैसा हुआ है उसका इंटरव्यू। सो शी इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक बैकग्राउंड, बिकॉज मेरा फिजिकल का बैकग्राउंड है, तो मुझे ये जानना था कि ऑर्गेनिक कॉलेज से क्या पूछते हैं, लाइक रिएक्शन तो नहीं पूछने लग जाते कहीं। तो ठीक है, फिर उसने एक्चुअली टीचिंग एक्सपीरियंस था उसका, और वो मैंने बताया एक स्लिप जाती है उन लोग के पास, तो उसमें था। तो उन्होंने पहले टीचिंग एक्सपीरियंस था, आपने कहीं पढ़ाया है, तो उसने कहा था हाँ मैंने 1 साल पढ़ाया था। फिर उसने पीएचडी का टॉपिक पूछा, अभी वो आईटी जोधपुर से कर रही पीएचडी, तो उसका कुछ सोलर सेल्स और उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिंकेज करके ऐसे कुछ था, तो उसने अपना बताया था, टॉपिक का बताया। देन एप्लीकेशन ऑफ सोलर थर्मल फ्यूल्स, बिकॉज वो उस पर काम कर रही थी, तो उसका एप्लीकेशन। फिर अब क्या हुआ था, जब उसने बताया तो वो ये बोल के कि उसके ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर काम है जिसकी एप्लीकेशन वो सोलर में देख रहे हैं। तो उसने ऑर्गेनिक शायद उसको इतना नहीं बोला, उन्होंने बोला मटीरियल, तो उनको लगा शायद फिजिकल का मटीरियल मे बी। तो फिर उससे लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पूछा, उसका मोस्टली वो थर्मोडायनेमिक्स चले गए, जैसे स्पॉन्टेनियस कंडीशंस क्या क्या होती हैं और समथिंग ऐसे, ठीक है। मटेरियल्स का आपको जैसे पता कि वो रिएक्शन अच्छी देगा समथिंग ऐसे। देन उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, लीच एसिड प्रिंसिपल, मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स पूछा था। फिर वो जो मैम थी तो उन्होंने फिर ऑर्गेनिक, फिर उन्होंने कहा था कि अच्छा ठीक है आपका एमएससी प्रोजेक्ट वगैरह से गया, तो उसने कहा था ऑर्गेनिक बैकग्राउंड मोस्टली मेरा है। तो फिर उन्होंने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा था उससे, एंड देन फंक्शनल ग्रुप्स का जो अपना एफटीआईआर होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ पे लाई करते हैं बेसिकली स्पेक्ट्रा के अंदर, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है ना। और फिर फंक्शनल ग्रुप का उन्होंने शायद बोर्ड पे उसको करवाया था। हाँ ये कि उन्होंने ये दिए थे साइनो हेलोजेंस, और एक और कुछ था थायो थमने ऐसे कुछ, थायो साइनो ऐसे कुछ होगा, बोला इनका प्रायोरिटी ऑर्डर में आप जमा दो। तो उसने तो बेसिकली उस टाइम नहीं समझा था, तो उसने क्या किया था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से पूरा जो अपना होता है हेलोजन तक का वो प्रायोरिटी, उनका नहीं वो नहीं, आप बस इन तीनों को प्रायोरिटी ऑर्डर में जमा दो, हेलोजन साइनो और थायो साइनो ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं है। बाकी उससे भी वही राउल्स लॉ का पूछा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। देन इसमें जो ग्राफ है उसमें टोटल प्रेशर कहाँ पर आता है, तो वो वाली चीज़। और हाँ डिफरेंस बिटवीन रमन एंड आयर, तो उसने फिर बोल दिया था म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कि इसमें कंपैरिजन करेंगे तो कैसा क्या रहता है, तो CO2 का ही एग्जाम्पल देखे। बाकी उसने टॉपिक ऑलरेडी ऑर्गेनिक का ही प्रिपेयर किया हुआ था, तो उन्होंने पूछ लिया था कि आप टॉपिक प्रिपेयर करके आए, तो उसने कहा था हाँ ऑर्गेनिक का। तो उसने आयर पढ़ाया था, जैसे बेसिक से जो आयर पढ़ाते हैं कि स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर दिया, ये स्पेक्ट्रम होती है यहाँ से यहाँ तक का विजिबल होता है, ये वेव नंबर्स होते हैं, उसने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया था टॉपिक। बाकी ऐसा नहीं है, मतलब आप मिडिल वाले टॉपिक को भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कोई चैप्टर लेना हो स्टार्टिंग से, जैसे कि ले सकते हो यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले सकते हो, सीधा लग पढ़ा दो, क्योंकि उनको आपसे समझना नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि वो तो बिल्कुल ऐसे बैठे आप कुछ भी बकवास करोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप सीधा जो भी आप टॉपिक स्टार्ट करोगे उसका हल्का सा बेसिक आपको बताना है, देन उस टॉपिक को स्टार्ट करो। वो बस आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट देख रहे हैं कि आप कितना देख के पढ़ा रहे हो, कितना समझाते हुए कर रहे हो, हैंड्स का मूवमेंट है ना। बाकी फिर उन्होंने बोला था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्योंकि उसने IR लिया था, तो जब क्योंकि IR लिया, IR में डाइपोल मोमेंट वगैरह, तो मैम ने बोला डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अच्छा ठीक है, पर मुझे पता मोमेंट क्या होता है, तो अब मोमेंट उसको नहीं पता था, ठीक है। आप लोग थोड़ा पढ़ के जाना, एटलीस्ट टर्म्स का मीनिंग है ना, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है और ऐसे, तो उनका ऐसे कुछ था, बट ठीक था। ओवरऑल इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस एंड यही देखते हो, एवरेज सबको ठीक ठाक मार्क्स देते हैं। मेन आपको ट्राई करना है, आप मेन पेपर में अपना अच्छा करो, जीके अच्छे से पढ़ो। मैंने इंटरव्यू के लिए जब प्रिपेयर किया था, ये बताना भूल गई, मैंने हर पर्सपेक्टिव में पढ़ाई की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी जैसे अभी ऑयल का बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, स्ट्रे ऑफ हॉर्मोज का था बीच में, जब तक मेरा इंटरव्यू था तब वो बहुत हाईलाइटेड चल रहा था, ये वॉर अमेरिका और ये, और तो मुझे इतना ज़्यादा ऐसे नहीं नॉलेज है, बहुत मैं नहीं न्यूज़ देखती हूँ, बट फिर भी मैंने उस बीच 1 महीने में जितना भी 3 to 4 months पहले से अभी तक वाला जो भी न्यूज़ चल रहा था, कहीं पे अगर कुछ ब्लास्ट हुआ है, कैसा हुआ है, या कोई केस चल रहा है, या क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है,
न्यूज़ ओरिएंटेड, ठीक है। और उसमें केमिस्ट्री का क्या रोल है, जैसे कि अभी ऑयल अगर प्राइसेस महंगे चल रहे तो वाई वी इम्पोर्ट ऑयल, हमें कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं, ऑयल का डिस्टिलेशन वाला वो जो प्रोसेस हो गया, वो पूछ सकते हैं सबसे नीचे क्या होता है, जो टार अपना होता है, क्या टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, बायोली डिस्टिलेशन फॉर डिफरेंशिएटिंग दीज ऑयल, टेम्परेचर वेरिएशन और समथिंग। तो ठीक है, आपको एटलीस्ट उसमें केमिस्ट्री ढूंढनी है। वो आपको नहीं कह रहे आप न्यूज़ पढ़ो, बट एटलीस्ट व्हेन यू हियर अबाउट अ न्यूज़, आपका उसमें कैसा, जैसे अभी रिसेंट में शायद एक इंडस्ट्री थी, वहाँ पे स्टिल कोई एक गैस रिलीज हो गई थी, तो बेसिकली वो गैस क्या काम आती है, समझ रहे हो। क्योंकि जब कोई न्यूज़ ट्रेंड में चलती है, बच्चे भी उसको देखते हैं, तो उनका अगर वो आपसे कुछ पूछता, आपको उसमें केमिस्ट्री का पता है कि नहीं, ठीक है। अब उस पर्सपेक्टिव में अपने आप को थोड़ा प्रोफेसर टाइप में सोच के अगर आप न्यूज़ को देखोगे, तो न्यूज़ में सिर्फ केमिस्ट्री और डे टू डे हमारा कहाँ अफेक्ट हो रहा है, वो एक तो ये। सेकंड, जो मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ाई जब प्रिपेयर किया था, सेकंड मैंने जितने भी हमारे गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन पे एंड कॉलेज एजुकेशन पे जो बनाती है योजनाएं, जैसे कि अनुकृति कोचिंग हो गई, ताकि आपको पता होगा तो आप बच्चों को गाइड कर पाओगे, राइट। अगर आपको ही पता नहीं होगा तो फिर आप कैसे उनको बताओगे। तो जितनी भी योजनाएं स्कूल वुमेन, बिकॉज आई एम अ वुमेन, वुमेन ओरिएंटेड या वुमेन के बेनिफिट्स ओरिएंटेड जितना भी चल रहा है, या फिर कोई नया कोई लॉ बना है वुमेन्स के लिए, तो मैंने वो सारे तो अच्छे से पढ़े थे। थर्ड, बजट में हमारा कहाँ कहाँ पे एनर्जी और ये सब अभी हमारा चल रहा है, तो मैंने मोस्टली 3 पर्सपेक्टिव में अपनी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किया, सॉरी इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था। और बाकी केमिस्ट्री और आपको बेसिक ही करनी है, जितना है। आप जो पीएचडी अगर कर रहे हो तो उसका क्या अभी चल रहा है रिसर्च, मतलब बेसिक ही है, बहुत ऐसे हार्ड नहीं पढ़ना है। बट हाँ, आप टॉपिक ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में दो प्रिपेयर कर लो, वो बेटर रहेगा। और हर टॉपिक को जब आप रिवाइज करो इंटरव्यू के लिए, ऐसे करो जैसे ये मुझे पढ़ाने को बोल दिया तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। बस आपको स्टार्टिंग हल्का सा स्मूथ रखनी है, बाकी फिर आपको देखो आता है, बट वो आपको 3 या 4 मिनट ही देते हैं कि ये वाला टॉपिक बता दो। स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि आप बच्चों कैसे स्टार्ट करो, ठीक है, पढ़ाना। तो हर रिवीजन में हर टॉपिक को ऐसे करना है कि व्हाट इफ उन्होंने मुझे ये पढ़ाने को बोल दिया, उस पर्सपेक्टिव में। जैसे मैं जब ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रही थी, तो लाइक टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो भी ऐसा कि आपको हार्ड टॉपिक नहीं देंगे, वो ऐसा ही देंगे जो आप एटलीस्ट उसमें कुछ पढ़ा पाओ, ठीक है। सडनली मतलब ऐसा कुछ वो डेरिवेशन टाइप करने को नहीं देंगे, कुछ बेसिक ही देंगे तो आप समझाते हुए पढ़ा पाओ। सो आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड एग्जाम्स।